अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में मैंने बयान किया था मुमासलत कौम नूह और फ़िरौनों के दरमियान। तो एक चीज़ याद आई तो मैंने कहा ज़रा इसकी वजाहत कर दूं ताकि दोस्तों के जहन में कुछ अवहाम हो तो वो निकल जाए। अमीर तैमूर लंग ने जब बायज़ीद यल्दरम को शिकस्त दी तो वो एशिया कूचक के साहिलों पे आ गया अपनी फ़ौज के साथ, और बास्फोरस के पार उसने कस्तंतीनिया को देखा और उसने उसको फ़तह करने का कसद किया और अपने बहरी जहाज़ों को हुक्म दिया कि कस्तंतीनिया पे हमला कर दें। जब वो शाख ज़री के पास पहुंची तो वहाँ से कश्तियाँ निकलीं, छोटी छोटी कश्तियाँ, और उन्होंने पानी पे कुछ गिराया जिससे आग लग गई। जब बहरी जहाज़ उस आग तक पहुँचे तो बहरी जहाज़ों में भी आग लग गई, और फिर उस पर बुझाने के लिए जब उन्होंने पानी डाला तो वो और आग पकड़ते गए, आग और फैलती गई, इससे वो जहाज़ जल गए। ये असल में एक फार्मूला था जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सल्तनत ने 1200 साल तक तकरीबन 1200 साल तक दुनिया पे हुकूमत की। कस्तंतीन आज़म से लेकर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब कस्तंतीनिया को फ़तह किया उस वक्त तक ये असल में एक फार्मूला था, और जितने शहज़ादे होते थे उनको एक खुफिया ज़बान सिखाई जाती थी। ना शहज़ादों को पता होता था कि वो क्यों सीख रहे हैं, ना सिखाने वाले को पता होता था कि वो क्यों सिखा रहा है। तो जब उनमें से कोई बादशाह बन जाता था तो उसको एक चाबी दी जाती थी, तो चाबी देने वालों को भी पता नहीं होता था कि किस चीज़ की चाबी है। खैर, बादशाह जब ख़जाने के इमारत में जाता था तो वहाँ पे उसको एक और संदूक मिलता था जिससे वो बक्स खुलता था। जब उसको खोला जाता तो उसमें एक फार्मूला निकलता था उसी मखसूस ज़बान में जो उनको सिखाई जाती थी, और उसमें उस केमिकल के बारे में बताया जाता था कि उसको कैसे बनाना है, उसका फार्मूला होता था। लेकिन साथ ही ये भी हिदायत होती थी कि बादशाह इन इंग्रेडिएंट्स को, इन अज्जा को हासिल करने के लिए ख़ुद कोशिश करेगा, किसी सरकारी आमिल से नहीं मदद लेगा, किसी ग़ुलाम से मदद नहीं लेगा, बल्कि गैर मुल्की ताजरों से मदद लेगा। और अलहदा यानी अगर फ़्रांस का ताजर कोई एक चीज़ ला रहा है तो चीन का ताजर दूसरी चीज़ ला रहा है, ताकि ये फार्मूला आउट ना हो। तो इसी तरह मिस्र की जो हुकूमत थी वो मिस्र की हुक्मरान तख्त व ताज की वारस बड़ी बेटी होती थी, और उसको भी एक खुफिया ज़बान सिखाई जाती थी जिसमें वो तमाम अलूम डिकोड होते थे, उस किताब में लिखे होते थे जिसको वो शहज़ादी पढ़ सकती थी। और फ़िरौनों के खुदाई के मसर जो ताकतें थीं वो उस किताब में लिखी होती थी, और शहज़ादी की मदद के बग़ैर, मलका की मदद के बग़ैर फ़िरौन उसको इस्तेमाल नहीं था कर सकता। तो इसीलिए फ़िरौन को अपनी बहन से शादी करनी पड़ती थी। इसकी एक वजह ये थी कि वो अपनी इस नस्ल को, मैंने जैसे आपसे कहा है कि ये जो शयातीन अल-इंस हैं ये एक ब्लड लाइन है, तो अपनी ब्लड लाइन को महफूज रखने के लिए उन बहन भाई की शादी कर देते थे। आम मिस्रियों में बहन भाई की शादी को बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन चूँकि इन शयातीन अल-इंस को इससे कोई सरोकार नहीं था कि रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है, तो जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेखों वाला फ़िरौन ओबलिसिक ये उसकी ताकत का मज़हर थे। और भी कुछ ताकतें होंगी, लेकिन कुरान पाक में चूँकि ओबलिसिक का ज़िक्र आया है, मेखों वाला फ़िरौन का ज़िक्र आया है, तो मैं सिर्फ उसी पे बात करूँगा। तो फ़िरौन जो था वो इन मेखों से यानी ओबलिसिक से मौसम कंट्रोल करता था, और ये ओबलिसिक जो थे ये फ़िरौन के वक्त के लगाए हुए नहीं थे, ये उससे बहुत पहले कौम नूह लगा के गई थी।
तो इससे वो मौसम कंट्रोल करता था। मुसलमानों के आने तक सैकड़ों साल हो चुके थे फ़राईन मिस्र को और उनकी सल्तनत को ख़त्म हुए, लेकिन जो शैतानी क़ुव्वतें वहाँ थीं, मौजूद थीं, जो इंतशार चाहती हैं, जो अपना गलबा चाहती हैं और गलबा मुसल्लत रखती हैं, तो वो क़ुव्वतें जो थी वो इस चीज़ को जारी और सारी रखे हुए थीं और बारिशों को अपने कंट्रोल में करती थीं ताकि मिस्रियों को अपने ज़ेर असर रखा जाए और हर साल उनसे एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी ली जाए। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी ऐसा हुआ, तो उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक को ख़त लिखा। बाकी वाक़या आपको पता है कि कैसे हज़रत उमर फ़ारूक ने दरिया को ख़त लिखा, दरिया नील को, और कैसे उमर बिन अल-आस को इस कबीर रस्म को अदा करने से मना फरमाया। तो इस तरह वो जो उनकी वो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। तो अगर इससे चंद बातें और भी हमें देखें तो समझ आती हैं कि राजा दाहिर ने भी बहन से शादी की थी, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हिंदुओं में जो ब्राह्मण है ये ब्लड लाइन है और यही सारे मंदिरों का कंट्रोल करते हैं और मंदिरों में बहुत ज़्यादा इल्म छुपा हुआ है। तो इन्होंने राजा दाहिर की अपनी बहन से शादी करवा दी। इस तरह अगर आप देखें तो जो द्रौपदी थी उसने 7 भाइयों से शादी कर ली थी। इसी तरह हिंदुस्तान के शुमाल में और नेपाल में और नेपाल के शुमाल में कुछ कबाइल ऐसे हैं, बल्कि एक छोटी सी सल्तनत है मुस्तांग, जो नेपाल और तिब्बत के दरमियान है। सल्तनत मुस्तांग, द किंगडम ऑफ मुस्तांग। तो वहाँ पे एक औरत कई मर्दों से शादी करती है, बल्कि उनका तरीका ये है कि एक औरत कई मर्दों से शादी करती है, क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है तो उसको तकसीम से बचाने के लिए, भाइयों में तकसीम से बचाने के लिए एक औरत कई मर्दों से सारे भाइयों से शादी कर लेती है, और जो बच्चे होते हैं वो सब के मुश्तरका होते हैं। इसी तरह अभी आप देखें तो फेमिनिज़म को कितना किया जा रहा है। तो अगर हम इसको सोचें, मिस्र की जो 5000 साल तक फ़िरौनों की हुकूमत रही तो उसमें भी फेमिनिज़म ही था। यहाँ तक कि उनका ये सिस्टम इतना मजबूत था मिस्रियों का कि मखसूस कबाइल जो बाहर से आए थे उनको भी मजबूरन इसी सिस्टम में हिस्सा बनना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा ना बनते तो वो उन खुदाई ताकतों को हासिल नहीं थे कर सकते। हकीकत में जो फ़राईन मिस्र थे या जो मंदिर के जो पंडित पुरोहित पुजारी थे, ये लादीन थे। इनका किसी भी मज़हब से, किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करते हैं और अल्लाह ताला का सही तसव्वुर बयान करते हैं, खुदा का जो सही तसव्वुर है वो जब बयान करते हैं, तो कुरान पाक फरमाता है कि हालांकि उनके दिल मान चुके थे। क्यों मान चुके थे? क्योंकि उनके सामने सही खुदाई का तसव्वुर पेश किया गया, लेकिन चूँकि उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो उनकी सुप्रीमेसी थी, वो ख़त्म हो जानी थी। इस वजह से वो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ रहे। तो अभी भी अगर आप देखें तो जो मुक़द्दस रिश्ते हैं उनके दरमियान जिनसी ताल्लुक़ को परवान चढ़ाया जा रहा है, और आपको बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो महरम रिश्ते हैं उनके दरमियान जिनसी ताल्लुक़ को परवान चढ़ाने को अप्रिशिएट करती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।